What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, इशू ऑफ शेयर्स हमारा खत्म हो चुका है कॉन्सेप्चुअली। प्रैक्टिस में आपको कराता रहूंगा, क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, बट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साथ साथ इशू ऑफ डिवेंचर्स भी। इशू ऑफ डिवेंचर्स एक बहुत ही सिंपल, बहुत आसान और बिल्कुल शेयर्स के ऊपर बेस्ड चैप्टर है। तो अगर आपने मेरे साथ साथ शेयर्स पढ़ा है, समझा है, एक एक वीडियो देखी है, तो तुम्हारा इशू ऑफ डिवेंचर्स भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स को भी और समझते हैं इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बच्चे, इशू ऑफ डिबेंचर्स आपका दो ही पार्ट्स में खत्म हो जाएगा। आज के पार्ट में मैं वन शॉट आपको इसके सारे बेसिक्स समझा दूंगा और आपने एक बार बेसिक समझ लिए तो अगली क्लास में हम सारे क्वेश्चंस लगा के इसको खत्म कर देंगे। अगर आप अपनी बुक भी खोलते हो तो आप देखोगे ज्यादा इसके अंदर क्वेश्चंस है ही नहीं, क्योंकि पूरा सेम ऐसे है जैसे शेयर होता है, बस थोड़ा सा फर्क है, वो हम आज समझ लेंगे। तो मेरे साथ साथ आ जाओ जल्दी जल्दी से और हेडिंग डाल दो इशू ऑफ डिबेंचर्स। सर एक ही वीडियो वन शॉट में हो जाएगा? हाँ बेटा, लगभग 1 से 1 घंटे के आसपास का वीडियो रहेगा ये, और 1 घंटे में तुम्हें पूरा डिवेंचर का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, फिर क्वेश्चंस लगाएंगे और खत्म। ठीक हो गया? फिर एनालिसिस शुरू करेंगे। चलिए जी बच्चा, इशू ऑफ डिवेंचर्स होते क्या है? बहुत सिंपल सा काम है बेटा। कंपनी के पास बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत रहती है। अब कंपनी पैसा किस फॉर्म में अरेंज करती है पब्लिक से? या तो पब्लिक को बोलती है कि आप शेयर खरीद लो। अब जो भी शेयर खरीदता है वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है और वो ओनर बन जाता है, मालिक बन जाता है, जिसको इन रिटर्न ओनरशिप मिलती है, वोटिंग राइट्स मिलते हैं, डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन मिलता है, राइट? तो शेयर्स जो होता है वो ओनर्स फंड का पार्ट होता है, वो ओनर्स फंड्स का पार्ट होता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आप अगर शेयर्स खरीदते हो तो आप मालिक बनते हो कंपनी के और आपको उस पर डिविडेंड मिलता है, इस तरीके की चीजें मिलती हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि कंपनी को पैसे की जरूरत है बट वो शेयर्स या इशू कर नहीं पा रही या करना नहीं चाहती। कंपनी ये चाहती है कि हमको लोन मिल जाए जनता से, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का। तो अगर कंपनी को लोन लेना हो या फिर पैसा बोरो करना हो तो बोरोड फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। अब जिससे लोन लेंगे वो कंपनी का ओनर थोड़ी ना बनेगा, वो क्या बनेगा? क्रेडिटर बनेगा। क्रेडिटर का मतलब जिसका पैसा कंपनी को पे बैक करना है एक फिक्स टाइम के बाद विद इंटरेस्ट, है ना भाई? इसको क्या वापस करते हो आप? इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है तो वो वापस करोगे आप, प्लस इसको क्या दोगे? फिक्स्ड इंटरेस्ट दोगे। यहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, यहां पे तो डिविडेंड मिलता है। और पैसा वापस कब मिलेगा किसी को भी नहीं पता, जब कंपनी बंद होगी तब कभी रीपे होगा कैपिटल तो, राइट? तो अगर कंपनी को लोन लेना हो, बोरोड फंड्स का सोर्स देखना हो, तो कंपनी फिर पब्लिक के पास जाती है और पब्लिक को बोलती है कि आप हमें कुछ टाइम के लिए पैसा दे दो, हम लिख के दे रहे हैं आपको, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ हमने आपसे इतना पैसा लिया है और ये हमें इतने टाइम के बाद आपको वापस करना है। उस पैसे को, उस रिसिप्ट को जो कंपनी लिख के देगी उसको बोलेंगे डिवेंचर। तो डिवेंचर बेसिकली क्या है? डिवेंचर एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब कंपनी एक्सेप्ट करती है कि हाँ ठीक है, हम अपने किसी भी पर्पस के लिए आपसे पैसा उठा रहे हैं एज अ लोन, जो हम आपको विद फिक्स्ड इंटरेस्ट वापस कर देंगे इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो भी उस पर लिखा होगा। ठीक हो गया बेटा? उस पर्टिकुलर एक्नॉलेजमेंट को, वसूलनामे को, वसूलनामे नहीं, एक्सेप्टेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? डिवेंचर। ठीक हो गया? परफेक्ट। हाँ सर, समझ गए, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया मतलब तो सही है। अब डिवेंचर में बच्चों कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं? टॉपिक्स, सबसे पहला टॉपिक है बेटा इशू ऑफ डिवेंचर्स
पब्लिक। दूसरा है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। सर वेंडर वाला तो शेयर में भी था, मैंने बोला ना शेयर पे ही पूरा डिपेंडेंट है ये चैप्टर। इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। उसके बाद बेटा आखिरी टॉपिक है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लॉसेस रिटर्न ऑफ। ये हमारा पांचवा आखिरी टॉपिक है। तो डिबेंचर्स में हमने मेनली जो टॉपिक सीखने हैं वो 5 हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स टू पब्लिक, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर, इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ लॉसेस। लॉसेस को कैसे राइट ऑफ करते हैं, ये हमें 5 टॉपिक बच्चों सीखने हैं। हर टॉपिक लगभग 15 मिनट लेगा, तो 15 इंटू 5 75, जिसको हम थोड़ा बहुत राउंड ऑफ करके 60 मिनट में पूरा कर लेंगे इसको। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सर कौन सा एग्जाम में आएगा, ये 100% तुम्हारे एग्जाम में आएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सावधान इंडिया सवाल, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेन ये 2 टॉपिक्स हैं जो तुमको बहुत ध्यान से सीखने हैं। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स टू पब्लिक। अब बच्चों जब डिबेंचर पब्लिक को इशू किए जाते हैं, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जनता से लोन लिया जा रहा है, जनता को एक सिक्योरिटी इशू करी जा रही है, उस सिक्योरिटी का नाम डिबेंचर है। सही है। अब जो डिबेंचर इशू होता है, जो इशू ऑफ डिबेंचर है वो 3 तरीके से हो सकता है बेटा। सर 3 तरीके से, तो शेयर भी इशू होता था। शेयर बेटा 2 तरीके से इशू होता था, पार पे और प्रीमियम पे। री इशू डिस्काउंट पे भी हो सकता था। डिबेंचर 3 तरीके से इशू हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम एंड इवन एट डिस्काउंट। सर डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है, अलाउड है। यस, शेयर डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं है बेटा, बट डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड है। अलाउ करा गया है कि डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू किए जा सकते हैं। समझे? तो अगर 100 वाला डिबेंचर 100 में ही इशू करा गया है, मतलब तुमने 100 रुपए का लोन लिया और 100 में ही लिया, उसको बोल देते हैं एट पार। प्रीमियम का मतलब होता है 100 वाला डिबेंचर कंपनी ने 110 में दिया, इसका मतलब मिलेंगे तो 110, बट कंपनी वापस 100 करेगी, क्योंकि डिबेंचर तो 100 वाला है ना, लोन तो 100 का है, 10 रुपए तो कंपनी ने अपने प्रीमियम के लिए। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि 100 वाला डिबेंचर कंपनी ने लोन लिया 90 का और वापस करेगी 100। लोन 90 का लिया लेकिन वापस करेगी 100, क्योंकि डिबेंचर 100 का है। कंपनी को वापस कितने करने होते हैं इसके हिसाब से, मेनली फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर के हिसाब से। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट। तो डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, कैसे भी हो सकता है। समझे? अब जब डिबेंचर इशू होता है सर, क्या डिबेंचर में भी फुल सब्सक्रिप्शन हो सकता है? बिल्कुल, जितने डिबेंचर इशू करे सारे बिक गए, फुल सब्सक्रिप्शन। कम रह गए सर, अगर सर 100 डिबेंचर इशू करे 90 ही बिके, अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी होता है। सर क्या ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है कि 100 डिबेंचर इशू करे 110, 112, 115 की एप्लीकेशन आ गई? वो भी हो सकता है। सर फिर कैसे अलॉटमेंट होगा? प्रोराटा, जैसे शेयर में होता था प्रोराटा, वैसे ही होगा। क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें हर तरीके से, पहले एंट्रियां सीख लो आज। ठीक है, आओ सर। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर, मुझे बताना कैसा लगा। ठीक है, कमेंट जरूर करके जाना क्लास खत्म होने के बाद। देखो बच्चों, अगर नॉर्मली हम लोन लेते हैं, अगर लोन लेते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? एंट्री होती है ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, ऐसे ही तो होता है, बैंक टू बैंक लोन, है ना? ये तो एंट्री करते हो भाई। बैंक बैलेंस बढ़ गया तो डेबिट हो गया, और लोन एक लायबिलिटी है तो क्रेडिट हो गई। अगर लोन पब्लिक से लिया तो उसको लोन थोड़ी ना बोलूंगा, उसको क्या बोलूंगा? डिबेंचर बोलूंगा। तो इसकी जो मेन एंट्री है ना बच्चों वो ये है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। बट जैसे शेयर तोड़ तोड़ के इशू होता है ना,
कि भाई 100 रुपए वाला शेयर पहले 20 रुपए लिए, फिर 10 रुपए लिए, फिर 30 रुपए लिए, फिर 40 रुपए लिए, या कुछ भी अमाउंट कंपनी तोड़ के ले सकती है। वैसे ही डिबेंचर का जो अमाउंट है ना बेटा, वो भी कंपनी ब्रेक करके पार्ट्स में ले सकती है। तो उस केस में सर लेट सपोज हमने बोला कि 100 वाला डिबेंचर पहले कंपनी ने 30 रुपए लिए, फिर 40 रुपए लिए, फिर 20 रुपए लिए, फिर 10 रुपए लिए, ऐसे लिए। और कितने डिबेंचर्स हैं सर? 1000 डिबेंचर्स हैं। 1000 डिबेंचर ऑफ ₹100। ठीक है, तो कैसे कैसे हम एंट्री पास करेंगे? तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये एप्लीकेशन मनी है, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल, ये सेकंड कॉल। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव होगा आपको, तो क्या एंट्री बनेगी? एप्लीकेशन मनी मिलने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, वहां पे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, यहां बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन लिखेंगे। यस, वेरी सिंपल। अगला क्या बनेगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, टू डिबेंचर। अब 1000 डिबेंचर्स, 30 रुपीज का एप्लीकेशन था, तो 30 इंटू 1000 30,000। ये 30,000 इधर आ जाएगा, 30,000 इधर आ जाएगा, 30,000 इधर आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिबेंचर एप्लीकेशन से डिबेंचर एप्लीकेशन कट हो जाएगा। एंट्री तो यही बनी, बैंक टू डिबेंचर। बनी या नहीं बनी बेटा? बस वहां पे शेयर होता था, यहाँ डिबेंचर है। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, वेरी सिंपल। ठीक है, अगली एंट्री सर अलॉटमेंट। हमेशा की तरह फिर से मांगना पड़ेगा। देखो ये पहले मिलता है, ट्रांसफर होता है, फिर बाकी पहले कॉल करोगे, ड्यू करोगे, फिर रिसीव होगा। ठीक है, तो अगली एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। और जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अब बच्चों जब तुम क्वेश्चन करोगे ना, तो कई बार डिबेंचर से पहले ऐसे कोई परसेंटेज लगी हुई होगी, 9% डिबेंचर या 7% डिबेंचर। तो तुम्हें उस परसेंटेज का कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसका इन एंट्रीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो लिखा जरूर जाता है। तो अगर कोई परसेंटेज लगी हुई तो आप भी लगा देना, बाकी इट हैज नथिंग टू डू विद एंट्रीज। ठीक हो गया, परफेक्ट। अब फिर से वही 1000 डिबेंचर्स, कितने का एक है? 40 रुपए का। तो 40,000 इधर हो गए, 40,000 इधर, 40 इधर, 40 इधर। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, हाँ सर। अब बच्चों हमें फर्स्ट कॉल पहले मांगना पड़ेगा, फिर हमको रिसीव होगा। तो क्या एंट्री बनेगी? डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू डिबेंचर। 1000 डिबेंचर पे 20 रुपए, 20 का लिखा था ना मैंने, तो ये हो गया 20,000। और जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, वही 20,000। डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू डिबेंचर, बैंक डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। आखिरी क्या होता है? आखिरी होता है बच्चों डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू डिबेंचर, बैंक डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। 1000 इंटू 10, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, ऐसे बेटा। तो देखो एंट्री बिल्कुल वही है, सेम, बस शेयर की जगह डिबेंचर लग रहा है, बाकी सब सेम है। देखो कुछ भी नहीं बदला। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। एक्चुअली तो वो भी शेयर कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है, डिबेंचर भी लाइबिलिटी होती है। बस फर्क इतना है कि वो इंटरनल लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। वो ओनर्स फंड्स है, ये बोरोड फंड्स है। आना तो लाइबिलिटी में ही है दोनों ने, कैपिटल ने भी लाइबिलिटी में आना है, डिबेंचर ने भी लाइबिलिटी में आना है। तो एंट्री तो सेम ही होनी है, बस नाम बदल जाएगा। समझे क्या? परफेक्ट सर। आ जाओ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने? ठीक है बेटा, हाँ सर। अगर प्रीमियम पे हो बेटा, यही वाला क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन अगर प्रीमियम पे हो कि 1000 डिबेंचर
100 का एक, लेकिन 10 के प्रीमियम पे 30, 40 प्लस 10, 20 और 10। इसका मतलब ये है कि कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि कंपनी 10 रुपए अपने प्रीमियम के नाम के मांग रही है। इतनी बढ़िया रेपुटेशन के साथ कंपनी आ रही है, कंपनी बोल रही है भैया हम 10 रुपए तो अपनी रेपुटेशन के लेंगे, आपको अगर डिवेंचर खरीदना है तो 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब तुम सोचो, इस केस में पहली वाली एंट्री तो सेम भाई, वही 1000 डिवेंचर 30 का एप्लीकेशन, 1000 डिवेंचर 30 का एप्लीकेशन, तो ये पहली वाली एंट्री तो हो जाएगी सेम। अब जब अलॉटमेंट की बारी आएगी तो अलॉटमेंट पे डिवेंचर के पैसे के साथ साथ प्रीमियम भी मांगना पड़ेगा, और प्रीमियम कंपनी के लिए फायदे का सौदा है, कंपनी के लिए एक बेनिफिट है। सारे फायदे, सारे इनकम, सारे बेनिफिट्स क्रेडिट किए जाते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम फिर से क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंट्री क्या बनेगी, बस इस एंट्री में चेंज आएगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और जब मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, तो देखो यहां पे कितना, 40, 10 और 50 मांगेंगे। 1000 इंटू 50, 50,000, 1000 इंटू 40, 40,000, और ये 10,000, और रिसीव कितना होगा, पूरा 50। बस फर्क यही है कि जब भी आप प्रीमियम कॉल करोगे तो प्रीमियम को क्रेडिट करना है ड्यू के साथ, हमेशा ड्यू वाली एंट्री के साथ बेटा। ठीक है, रिसीव वाली एंट्री में कभी प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं होता, ये ध्यान रखना है। बाकी एंट्री सेम है, इधर भी 1000 पे 20, 1000 पे 20, 1000 पे 10, 1000 पे 10, तो बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, बस प्रीमियम का ध्यान रखना है। बाकी ये भी सेम फर्स्ट कॉल, ये भी सेम सेकंड कॉल, बस प्रीमियम का वही शेयर वाला केस कि प्रीमियम हमेशा पहले क्रेडिट होगा ड्यू वाली एंट्री में, फिर रिसीव हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है सर, हाँ सर समझे, स्क्रीनशॉट लेके चलना। अब आ जाओ इसी सवाल में, अगर मैं ये बोल दूं कि 100 वाला 90 में है, कि भाई 1000 डिवेंचर 100 का एक, लेकिन 100 में नहीं है, 100 माइनस 10 90 में है। पैसे कैसे कैसे, 30, अब यहां पे भी 40 माइनस 10 हो जाएंगे, तो यहां भी 30 हो जाएंगे, 20 और 10, तो देखो ऐसा हो जाएगा। सर इसका मतलब अगर डिस्काउंट के बारे में भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम हमेशा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। यस मेरे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि अगर डिस्काउंट के बारे में भी क्वेश्चन साइलेंट है ना, तो आपको अलॉटमेंट पे ही मान के चलना है कि अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट हो रहा है, ना एप्लीकेशन पे, ना फर्स्ट कॉल पे, ना सेकंड कॉल पे। जैसे प्रीमियम अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है, वैसे डिस्काउंट भी अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है। बस फर्क क्या होता है, प्रीमियम कंपनी को एडिशनल मिलता है, कंपनी का फायदा होता है, कंपनी क्रेडिट करती है। डिस्काउंट कंपनी के लिए घाटा है, नुकसान है। भाई चुकाने तो 100 पड़ेंगे, लिए 90, तो 10 का घाटा है या नहीं है, तो सारे घाटे डेबिट, सारे लॉसेस डेबिट, तो डिस्काउंट भी डेबिट, तो डिस्काउंट को हम डेबिट करके चलते हैं। तो पहली वाली एंट्री तो सेम, देखो 1000 पे 30, ये तो सेम। दूसरी में कलाकारी है, दूसरी में कलाकारी है, प्रीमियम क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट डेबिट होगा। यहां क्या एंट्री बनेगी, ध्यान से देखना, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर्स, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर। बेटा देखो 40 का था ये, 10 का डिस्काउंट हो गया, हम 30 मांग रहे हैं अलॉटमेंट पे। मेरी बात समझ में आई? देखो 30 यहां है, 20 यहां है, 10 यहां है, तो 30, 20, 50 और 10 60 तो हो गया। अब मिल कितना रहा है, 90, तो यहां पे मिल रहा है 30, बट था तो ये 40 का ही ना, था तो ये 40 का ही, लेकिन मिल 30 रहे हैं, तो 10 का डिस्काउंट है, उसको डेबिट करके चलो। जब रिसीव होगा तो बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। बस ये ध्यान रखना है तुमको नालायको कि
आपको रिसीव जो होता है ना वो डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट होता है, डिस्काउंट काटने के बाद। देखो 1000 डिवेंचर है तो 1000 इंटू 30, 30,000 हम मांग रहे हैं, 10,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया, 40,000 टोटल डिवेंचर के नाम के थे। रिसीव हमको 30 होंगे क्योंकि हमने 10,000 का डिस्काउंट दिया, रिसीव हमको 30 होंगे। तो ये जो है ना 40 माइनस 10 30, इसका आपको ध्यान रखना है कि डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर, जब रिसीव होगा तो बैंक डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ठीक हो गया? हाँ सर, ये सेम और ये भी सेम, ये दोनों सेम होंगे बेटा। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझे? डिस्काउंट को डेबिट करके चलना है, बस ये पकड़ के चल लेना, क्योंकि डिस्काउंट कंपनी के लिए घाटा है, नुकसान है, सारे नुकसान डेबिट होते हैं। तो क्या ये बात याद रहेगी? प्रीमियम क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट, प्रीमियम क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट, 5 बार बोलो मेरे साथ साथ। पार तो सिंपल है, प्रीमियम हुआ तो क्रेडिट, डिस्काउंट हुआ तो डेबिट, प्रीमियम हुआ तो क्रेडिट, डिस्काउंट हुआ तो डेबिट, ये याद रखना। ठीक है, बढ़िया सर। पहला टॉपिक खत्म सर, यही था और क्या था? टॉपिक तो समाप्त। देखो ये पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, तीनों चीजें सिखा दी तुमको। स्क्रीनशॉट लो। बढ़िया सर, क्या बात है सर। सर ये तो इजी है। अरे आसान ही है बच्चों, आसान ही है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान चैप्टर है। अगर तुमने शेयर पढ़ा हुआ है ना, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। लो सर, ये पहला चीता तो डन हो गया। अब आ जाते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर। सर ये तो सूना सूना लगता है टॉपिक, सूना सूना। हाँ बेटा, अगर तूने पढ़ा है तो सूना सूना लगेगा, तूने नहीं पढ़ा है तो सूना सूना लगेगा, नया नया लगेगा। आओ सर, इसको प्रॉपरली क्या बोलते हैं? इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। क्या मतलब है सर इसका? ध्यान से समझना मेरी बात को। बेटा हमने किसी इंडिविजुअल से या तो कोई एसेट खरीदे हैं या फिर कोई चलता बिजनेस खरीदा है। फिर से दो केस हैं, या तो हमने एसेट खरीदा है, परचेज ऑफ एसेट, और या फिर हमने उससे चलता बिजनेस खरीदा है, परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। अब समझाओ मुझे, अगर एसेट खरीदा तो क्या एंट्री, और चलता चलाया बिजनेस खरीदा तो क्या एंट्री? बेटा अगर हमने एसेट खरीदा तो एंट्री बनती है सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये एंट्री बन जाती है। और वेंडर को हमने कैश नहीं दिया। देखो कंसीडरेशन अदर देन कैश, कंसीडरेशन होता है बदले में, अदर देन कैश। शेयर में ही पढ़ा था ये टॉपिक कि हमने एक एसेट खरीदा, उसका पेमेंट में शेयर दे दिए, यहां पे उसके पेमेंट में डिबेंचर दे दिए। समझे? यहां पे उसके पेमेंट में क्या दिए? डिबेंचर। सर डिबेंचर क्यों दिए और वेंडर डिबेंचर क्यों लेगा? डिबेंचर इसलिए लेगा बेटा, डिबेंचर पे उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो उसको तो फायदा ही है ना कि हमने उसके 1 लाख रुपए देने थे, 1 लाख के डिबेंचर दे दिए। भाई डिबेंचर का फिक्स्ड अमाउंट भी मिल जाएगा और उसको उस पर ब्याज भी मिलता रहेगा, तो उसको तो फायदा ही है, वो तो खुश होके लेगा, है या ना? तो एंट्री क्या बनेगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। देखो कितना सिंपल है ना। सर डिबेंचर तो प्रीमियम पे भी होते हैं, बिल्कुल। तो क्या एंट्री बनेगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी गाना गाया था हमने थोड़ी देर पहले कि प्रीमियम हमेशा क्रेडिट। सर डिबेंचर तो डिस्काउंट पे भी होते हैं, बिल्कुल मेरे शेरो। डिस्काउंट हमेशा डेबिट, वेंडर डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब याद करो वो दिन, याद करो वो टॉपिक, याद करो वो कॉन्सेप्ट। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था बच्चों? अगर डिबेंचर पार पे है फिर तो जो भी अमाउंट वेंडर का यहां है वही यहां भर दो, वही यहां भर दो, सेम।
लेकिन अगर प्रीमियम पे हो तो ये नहीं समझ में आता कि डिबेंचर में कितना लिखें और प्रीमियम में कितना लिखें। सिमिलर सिचुएशन यहां बनेगी, अगर डिस्काउंट पे होगा तो ये समझ में नहीं आएगा कि वेंडर में कितना लिखें, डिस्काउंट में कितना लिखें और डिबेंचर में कितना लिखें। इसीलिए आपको हमेशा क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। जैसे वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते थे ना, यहां पे क्या निकालोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। क्या फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स का मतलब 100 वाला अगर 110 में हुआ तो 110 लिखना, 100 वाला 90 में हुआ तो 90 लिखना, आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे। बस फिर तो क्या ही है, अगर 100 वाला 90 में है तो 90 से मल्टीप्लाई करो, इधर आ जाएगा, 10 का डिस्काउंट हो जाएगा, 100 का डिबेंचर। सही है, 100 वाला 110 में है तो डिबेंचर के आगे तो 100 ही आना है। प्रीमियम के आगे अगर 110 है तो प्रीमियम के आगे 10, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के आगे 10। डिबेंचर हमेशा 100 पे आएगा, ये ध्यान रखना, या जो भी उसकी फेस वैल्यू होगी उस पे आएगा। राइट, कॉन्सेप्ट सेम है बेटा बिल्कुल। बस वेंडर से एसेट खरीदा, एसेट के बदले में उसको शेयर भी दे सकते हैं, चेक भी दे सकते हैं, ड्राफ्ट भी दे सकते हैं, बिल पेबल प्रॉमिस भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं ना। तो एसेट टू वेंडर, वेंडर टू डिबेंचर, सिंपल। सर अगर चलता चलाया बिजनेस खरीदा फिर क्या होगा, चलता चलाया बिजनेस खरीदा तो बस ये पहली वाली एंट्री चेंज होगी, बाकी तो सेम है। तो पहली वाली एंट्री क्या होगी, वही एंट्री याद करो, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर। ये बनती है ना कि भाई 100 रुपए के एसेट 90 की लाइबिलिटी, 100 के एसेट 90 की लाइबिलिटी, 10 रुपए में डील हुई। भाई 100 के एसेट 90 की लाइबिलिटी, 100 माइनस 90 10 का ही वर्थ बैठती है बिजनेस की, और 10 में ही डीलिंग हो गई, तो बढ़िया बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वर्थ तो 10 की है, हमने 8 में डील कर ली, तो देखो क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है। बिजनेस की वर्थ कैसे निकलती है, एसेट माइनस लाइबिलिटी, औकात निकलती है एसेट माइनस लाइबिलिटी करके। तो 100 माइनस 90 करी तो 10 रुपए की औकात है, डील कर ली 8 में, तो 2 का फायदा हो गया। सारे फायदे क्रेडिट, कभी भी ये तीनों लिखने के बाद क्रेडिट में डिफरेंस आ जाए तो वो फायदा कैपिटल रिजर्व में डाल देना। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये फायदा कैपिटल नेचर का फायदा है, रोज रोज होने वाला नहीं है, कभी कभी होने वाला है। कोई भी ऐसा फायदा होगा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, इसीलिए शेयर का फॉरफीचर वाला प्रॉफिट भी कैपिटल रिजर्व में जाता है, हाँ या ना, ठीक है ना सर। लेकिन अगर नुकसान हो जाए, ये बैलेंस इधर ना आके इधर आ जाए कि भाई 10 रुपए की वर्थ है और 12 में डील हो जाए, फिर तो ये 2 रुपए इधर आ रहे हैं, क्योंकि ये तो 102 हो गए, 100 थे, फिर ये 2 यहाँ आ गए। तो डिफरेंस अगर डेबिट में आ जाए तो उसको लिखना है गुडविल। सेम कॉन्सेप्ट शेयर वाला, उसको क्या लिखना है, गुडविल लिखना है। तो मेन जो एंट्री है वो एसेट टू लायबिलिटी टू वेंडर है, ये तो बैलेंस है। बैलेंस अगर डेबिट में आया तो गुडविल लिखेंगे, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व लिखेंगे, ठीक है। अब ये होता है, ये वेंडर को कितना पैसा देना है, इसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। मेरा कैमरे का बैटरी भी डाउन होने वाला, चल रहा है अभी तो। परचेज कंसीडरेशन, और इसके बाद बस वेंडर को पैसा देना है। पैसा देना है तो आप कैसे भी दे सकते हो, पैसा देना है तो फिर एंट्री ये पार वाली भी हो सकती है, कहाँ गया, एंट्री ये प्रीमियम वाली भी हो सकती है, एंट्री ये डिस्काउंट वाली भी हो सकती है। ये सेम है, पेमेंट के लिए एंट्री सेम है। सेम एंट्रीज फॉर पेमेंट, पेमेंट की एंट्री सेम है, बस बिजनेस खरीदने की एंट्री बदल जाएगी। यहाँ पे एक एसेट खरीद रहे थे, यहाँ चलता चला है बिजनेस खरीद रहे हो, पेमेंट में तो बदले में डिबेंचर ही देने हैं भाई। डिबेंचर चाहे पार पे दो, चाहे प्रीमियम पे दो, चाहे डिस्काउंट पे दो। परफेक्ट, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया नालायको, 2 टॉपिक मस्त समझ में आते हैं, सवाल कराऊंगा सबके। पहले एंट्रीज लिख लो, समझ लो इन टॉपिक्स को मेरे से। पहले वाला सिंपल, ये वाला भी वही है, बस शेयर की जगह डिबेंचर ही आ रहा है, इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है बेटा। हो गया, हाँ सर अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने बेटा ये भी पढ़ लिया, हमने बेटा ये भी पढ़ लिया। ये सिखाता हूं अब, इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। आओ जी,
डालो हेडिंग, इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। सर ये कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? कोलेट्रल का मतलब होता है बेटा सेकेंडरी। कोलेट्रल का क्या मतलब होता है? सेकेंडरी। और सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? सिक्योरिटी का मतलब है गिरवी रखना। गिरवी रखना। सर हम इसका मतलब डिबेंचर को गिरवी रख रहे हैं? हाँ जी, डिबेंचर को गिरवी रख रहे हैं। सर गिरवी क्यों रख रहे हैं? बच्चों बैंक से लोन ले रहा हूं मैं, सिंपल। मैंने किसी बैंक से लोन लिया, बैंक ने मुझे बोला भाई अगर लोन चाहिए तो थोड़ी सी ज़मीन ले आओ आप एज अ सिक्योरिटी, लैंड ले आओ। मैंने लैंड ले गया अपनी जितनी मेरे पास ज़मीन थी। बैंक ने बोला ये तो कम है, इससे काम नहीं चलता, हमें इसके साथ साथ एक एडिशनल सिक्योरिटी भी चाहिए। मतलब ये सिक्योरिटी कम है, इससे तो काम चल नहीं रहा। अब मुझे समझ नहीं आया, एज अ कंपनी मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, कोई और चीज़ भी नहीं है। तो मैंने बैंक को बोला यार मैं आपको डिबेंचर दे सकता हूँ, गिरवी रख सकता हूँ भाई, और क्या। डिबेंचर भी मार्केट में बिकते हैं, सिक्योरिटी है मेरी, इंटरेस्ट भी होता है उस पर। तो डिबेंचर आपको मैं दे सकता हूँ, बट सिर्फ गिरवी रखने के लिए। मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दे रहा इस पर, सिर्फ गिरवी रखने के लिए आपको दे रहा हूँ ये डिबेंचर की गिरवी रख लो। अगर मैं आपका लोन नहीं चुकाता तो रिकवर कर लेना, इसमें बेच लेना यार डिबेंचर को, और क्या। इतना ही तो है, डिबेंचर पे पेमेंट तो मिलना ही मिलना, आप कोर्ट में केस कर देना मेरे ऊपर, और क्या है। सही है या नहीं है? तो यहां पे हमने लोन के बदले में, लोन तो ले लिया, उसके साथ साथ एक प्राइमरी सिक्योरिटी तो होगी जो भी गिरवी रखा होगा। अब वो तो हमारा टॉपिक नहीं है ना, हमारा टॉपिक तो डिबेंचर का है। तो डिबेंचर हमने गिरवी रखे हैं एज एडिशनल सिक्योरिटी, उसकी क्या एंट्री होगी? बहुत सिंपल है। सबसे पहली एंट्री तो होगी बेटा लोन लेने की। सबसे पहली एंट्री होगी लोन लेने की, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बस सिंपल। अब इस टॉपिक में एक तो केस ये होता है जिसमें बोलते हैं कि एक ही एंट्री कर दो, बस लोन लेने की एंट्री कर दो, बैंक डेबिट टू बैंक लोन। डिबेंचर तो गिरवी रखे, ना पैसा आया ना पैसा गया, डिबेंचर से तो कोई पैसा आ नहीं रहा ना, गिरवी रख दिया, उसकी कोई एंट्री की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ना अधूरा मेथड है बच्चों। वो कैसा मेथड है? अधूरा। तो वो पूरा कैसे होता है? पूरा ऐसे होता है जब पहले तो लोन लेने की एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये हमने लोन ले लिया। अब लोन के बदले में हमने एक डिबेंचर गिरवी करे हैं एज अ सिक्योरिटी, तो उसकी एंट्री क्या बनती है? भाई देखो डिबेंचर इशू तो हुए हैं, तो टू डिबेंचर तो होगा। जब आप नॉर्मल डिबेंचर इशू करते हो तो क्या आप क्या एंट्री करते हो? आप एंट्री करते हो बैंक डेबिट टू डिबेंचर। अभी सीख क्या है ना। लेकिन ये तो फिर से लोन लेने की एंट्री हो जाएगी। भाई ये तुमने बैंक से लोन ले लिया, ये तुमने पब्लिक से लोन ले लिया, ऐसा लगेगा। लेकिन ऐसा हुआ थोड़ी ना है, डिबेंचर से मुझे पैसा थोड़ी ना आया है, ये तो मैंने गिरवी रखे हैं, इशू करे हैं बैंक को, सिर्फ गिरवी रखे हैं। तो हम यहां पे बैंक नहीं लिखते बेटा, हम यहां पे कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हैं जिसको बोलते हैं डिबेंचर सस्पेंस। जिसको क्या बोलते हैं? डिबेंचर सस्पेंस। तो लोन लेने की क्या एंट्री होती है? बैंक डेबिट टू बैंक लोन, और उसके अगेंस्ट जो डिबेंचर गिरवी रखे उसकी एंट्री याद रखना, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। समझे? ये दो एंट्री आपको करके आनी है अगर इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी है। तो ये एंट्री जितने का लोन लिया और ये एंट्री जितने के डिबेंचर गिरवी रखे, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर्स। इसमें ना बच्चों यूजुअली ऐसे अज्यूम करो कि मैंने ₹1,00,000 का लोन लिया, तो यहां पे तो आ जाएगा ₹1,00,000, और उसके बदले में 1,20,000 के डिबेंचर गिरवी रख दिए, तो 1,20,000 के डिबेंचर गिरवी हो गए। तो बस ये दो एंट्री बनेगी, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। बट कई बार हमको ये बोलता है कि इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करके दिखाओ कि बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे। तो ध्यान रखना बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ऐसे लिखना है आपको। इसको लिखना बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। सर एक्सट्रैक्ट मतलब? एक्सट्रैक्ट मतलब एक छोटा सा हिस्सा, पूरी बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाना है हमको। ठीक है, यहां लिखना पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखना नोट नंबर, यहां पे लिखना करंट ईयर, यहां पे लिखना प्रीवियस ईयर, और ऐसे अमाउंट लगा देना। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ऐसे अमाउंट लगा देना। ठीक है। अब डिबेंचर जो है बेटा लाइबिलिटीज में शो होते हैं,
है ना, लोन है वो भी लाइबिलिटी में शो होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना कंपनी की, तो हेडिंग ऐसे डलती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये इक्विटी किसको बोलते हैं, शेयर्स के लिए बोलते हैं। लाइबिलिटी तो आप जानते हो, बल्कि लाइबिलिटीज लिखो पूरा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ऐसा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फिर लिखो नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट में होता है बैंक लोन। और उसके बाद लिखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यहां पे लिखना नोट नंबर 1, नोट नंबर में क्या लिखना, नोट नंबर 1। फिर ऐसे एक नोट बनाना जिसका नाम रखना लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और यहां पे नंबर डालना 1। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 1 हम बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिखाना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सबसे पहले जो आपने लोन लिया वो दिखाओ कि भाई हमने लोन लिया कितने का, 1 लाख रुपए का। तो एक तो आपकी ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गई, ठीक है। दूसरा हमने डिवेंचर इशू करे, भाई डिवेंचर इशू करे तो वो भी एक तरीके का लोन ही है। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, ये जो 1,20,000 रुपए के डिवेंचर इशू करे, क्या ये मेरा लोन है एक्चुअल में, या ये मैंने सिर्फ गिरवी रखे हैं? सर लोन तो नहीं है, ये तो आपने सिर्फ गिरवी रखे, बात में तो दम है भाई, लोन तो नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ गिरवी रखे हैं, वो भी कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम बाद मैं जब ये लोन चुका दूंगा तो इसको कैंसिल कर दूंगा, है ना। तो हमें बैलेंस शीट में बच्चों इसको सिर्फ शो करना होता है ऐसे, डिवेंचर लिखो और इसमें से लेस कर दो, क्या लेस करो, डिवेंचर सस्पेंस 1,20,000 और इसको कर दो नील। तो बेसिकली आपका जो फाइनल अमाउंट आएगा ना, फाइनल अमाउंट में सिर्फ लोन की ही अमाउंट आएगी, डिवेंचर को सिर्फ इतना दिखाने के ही नंबर हैं। आपने बस ऐसे डिवेंचर को लिखना है और लेस कर देना है डिवेंचर सस्पेंस। जो आपकी बैलेंस शीट में जाएगा यहाँ पे वो सिर्फ लोन वाली अमाउंट जाएगी, ये ध्यान रखना। डिवेंचर वाली अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं जाएगी। डिवेंचर वाली, बेटा डिवेंचर जो हमने इशू करे वो तो गिरवी रखे, रिकॉर्ड्स के लिए हमको एंट्री करनी पड़ती है, एक्चुअल में वो मेरी बैलेंस शीट में थोड़ी ना रिफ्लेक्ट करेगा। भाई मैंने डिवेंचर दिए, मैं मान रहा हूं मैंने दिए, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं आया, मैंने गिरवी रख दी यार, सिक्योरिटी गिरवी रखी बस, तो एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, ऐसे शो करेंगे। इसको दिखाने के नंबर है बस, इस तरीके से एक्सट्रैक्ट बनेगा, पूरे 1,20 के डिवेंचर और 1,20 ही माइनस कर दो, ये 0, सिर्फ बैंक लोन जाएगा बैलेंस शीट में। बस सर सिर्फ 2 एंट्री करनी है। हाँ, पहले वाले केस से आ जाए तो एक ही एंट्री करनी होती है, लेकिन ये आएगा नहीं, आपको एग्जाम में 2 एंट्री ही करनी आनी चाहिए। पहले लोन लेने की, बैंक टू बैंक लोन, फिर डिवेंचर गिरवी रखने की, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। और बैलेंस शीट में कैसे दिखाना समझ में आया, ये याद करना पड़ेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी ये फॉर्मेट है ना, याद करना पड़ेगा। और यहां पे सिर्फ बैंक लोन की अमाउंट आएगी और डिवेंचर को ऐसे दिखाया जाएगा। परफेक्ट। सर कितने टॉपिक हो गए देखो, इशू ऑफ डिवेंचर टू पब्लिक समझ गए सारे के सारे नालायक मेरे। चल जा यार, तू क्यों थक गया अभी से, चल जा, मुझे पता है रात हो रही है, लेकिन चल जा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब है चौथा टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आओ, इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स considering the terms of redemption। इसका मतलब पता है क्या है, हमने डिवेंचर तो इशू करे, लेकिन डिवेंचर इशू के साथ साथ हमने रिडेम्पशन की टर्म्स भी कंसीडर करी। रिडेम्पशन का क्या मतलब होता है, रिडेम्पशन का मतलब होता है बच्चों पेमेंट, कि मैं जब डिवेंचर को पे करूंगा तो वो किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे करूंगा, किस तरीके से मैं पे करूंगा।
सर पेमेंट की भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं? बिल्कुल होती हैं बेटा। देखो डिबेंचर जब आपका इशू होता है ना बेटा, जब आप इशू करते हो तो इशू 3 तरीके से होता है कि भाई मैं 100 रुपए का लोन ले रहा हूं एट पार, आपसे 100 के 100 ही ले रहा हूं, या फिर एट प्रीमियम, आपसे 100 के 110 ले रहा हूं, या फिर एट डिस्काउंट, आपसे 100 के 90 ले रहा हूं। तो ये तो सीधी सीधी सी बात है भाई, आपसे ले कितना पैसा रहा हूं, यहां पे 100, यहां पे 110, यहां पे 90। अब जब वापस करूंगा, जब पेमेंट करूंगा, तो पेमेंट 2 तरीके से हो सकती है, यानी रिडेम्पशन 2 तरीके से हो सकता है। या तो एट पार, यानी कि चाहे मैंने 100 लिए हो वापस मैं 100 ही करूंगा, चाहे मैंने 110 लिए हो वापस मैं 100 ही करूंगा, चाहे मैंने 90 लिए हो वापस मैं 100 ही करूंगा, क्योंकि डिबेंचर तो 100 का ही है ना बेटा। देख डिबेंचर तो 100 का ही है, तो मैं 100 ही वापस करूंगा। इसको क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन एट पार। रिडेम्पशन एट पार, जितना उस पे लिखा है उतना वापस मिलेगा, चाहे लिया मैंने तुमसे कितना भी हो। इसको बोला रिडेम्पशन एट पार। बट कई बार क्या होता है, कंपनी को बहुत पैसे की जरूरत होती है बच्चों, तो कंपनी सामने वाले को एक लालच देती है कि भाई 100 रुपए का डिवेंचर है, वापस 120 कर देंगे मेरे भाई, पैसे दे दे, हम तुम्हें प्रीमियम पे रिडीम कर देंगे। लोन 100 का ले रहा हूं, मैं वापस करूंगा 110, 120, ज्यादा वापस करूंगा। तो सामने वाले को लालच आ जाता है, कंपनी के पैसे पूरे हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं रिडेम्पशन एट प्रीमियम। रिडेम्पशन एट प्रीमियम, कि भले ही मैंने लिए 100 वापस करूंगा 120, भले ही लिए 110 वापस करूंगा 120, भले ही लिए 90 वापस करूंगा 120। तो बच्चों अल्टीमेटली 6 केस बनते हैं। इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। शुरू के 3 तो ये हैं। फिर ये तीनों ही प्रीमियम पे भी रिडीम हो सकते हैं। ये 6 केस बनते हैं, 1 बाय 1 सब समझाता हूं। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब देखो 1 बाय 1 समझना, 1 बाय 1 समझते चलना। केस नंबर 1, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट पार। इसका मतलब ये है बच्चों, कोई नॉर्मल कंपनी है, ये बीच में मैं हमेशा नॉमिनल वैल्यू लिखता हूँ। नॉमिनल वैल्यू का मतलब उसकी असल वैल्यू, बीच में मैं हमेशा नॉमिनल वैल्यू लिखूंगा बेटा, ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए। अब ये सपोज इशू हुआ 100 में ही, देखो इशूड एट पार है ना, तो इशू तो हुआ 100 में, रिडीम भी पार पे है, रिडीम भी कितने पे हुआ? 100 पे, रिडीम भी 100 पे है। तो 100 वाला 100 में इशू, 100 पे रिडीम। कैसे एंट्री करेंगे? क्या एंट्री होगी? सिंपल एंट्री। अब यहां पे बच्चों तोड़ फोड़ के नहीं होगा, एक ही बारी में एंट्री कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जब एक ही बारी में होते हैं तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में लिखते हैं। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर। किसकी शादी है भाई, गाने गुने बजा रखे लोगों ने। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर। पूरे 100 रुपए आए और वापस भी 100 ही करूंगा। अब एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि एंट्रीज रिडेम्पशन की है क्या। नहीं नालायको, एंट्री इशू की ही है। हमारे सीबीएसई में तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर ही नहीं है, और वैसे भी रिडेम्पशन की एंट्री होती है डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। वो एंट्री नहीं है हमारे सिलेबस में, एंट्री इशू की ही है। बस टर्म्स ध्यान रखनी है कि रिडीम कैसे हो रहा है। अब देखो यहां तो 100 लिए थे, वापस भी 100 ही करूंगा, तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना यार। जब तक 100 वापस करूंगा तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नई एंट्री कहां पे आएगी? जब 100 से ज्यादा वापस करूंगा, जब प्रीमियम पे रिडेम्पशन करूंगा। तो पहला केस तो सिंपल है, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, वही एंट्री बस एक ही बारी में हो जाएगी। पूरा पैसा एक ही बारी में ले लेंगे, जितने भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स है मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा काम। सपोज 1000 डिवेंचर थे तो 1000 इंटू 100 कर दो, हो गई एंट्री। 1 लाख रुपए आ जाएंगे आपके पूरे एक ही बारी में, ठीक है। तो केस 1 इज सिंपल, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। केस नंबर 2,
इशूड एट प्रीमियम, इस बार प्रीमियम पे इशू हुए हैं, 100 के 110 लिए हैं कंपनी ने, लेकिन वापस 100 ही करेगी, रिडीम्ड एट पार, वापस 100 ही करेगी, यानी 100 वाला डिवेंचर इशू तो 110 में है, इशू तो 110 में है, लेकिन रिडीम होगा पूरे 100 में, क्योंकि रिडीम्ड एट पार लिखा हुआ है ना। रिडीम तो दो ही तरीके से हो सकता है भाई, जितना लोन लिया या उतना वापस करूंगा या उससे ज्यादा वापस करूंगा, कम का तो सवाल ही नहीं उठता। तो रिडेम्पशन एट डिस्काउंट तो पॉसिबल ही नहीं है। आया ना तुम्हारे दिमाग में डाउट कि सर क्या रिडेम्पशन एट डिस्काउंट हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। मैंने तुम्हारे से 100 का अगर लोन लिया है तो या 100 दूंगा वापस या उससे ज्यादा दूंगा, तो रिडेम्पशन या पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा, समझ गए। इशू तो कितने पे भी हो सकता है, इशू से मैं ज्यादा भी ले सकता हूं, कम भी ले सकता हूं। बढ़िया सर, अब बताओ जरा मुझे, 100 के 110 मिलेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर 100 के 110 मिले ना, तो रिसीव 110 होंगे, 110 डिवेंचर 100 का 10 रुपए प्रीमियम के। अगर 1000 डिवेंचर है, 1000 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज इट, खत्म। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या ही बात है सर, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। बेटा देखो सेम एंट्री है वही जो अभी तक करते आए हो। मैं बोला ना, जब तक रिडीम्ड एट पार है कोई समस्या ही नहीं है। रिडीम्ड एट पार वाले केसेस में कोई समस्या नहीं है, नॉर्मल एंट्री करो आंख बंद करके। इशूड एट पार की एंट्री, इशूड एट प्रीमियम की एंट्री। अब इशूड एट डिस्काउंट की एंट्री भी देखो। आजा यार, बोर्ड भी मेरा बदलने वाला हो गया, हैंग हो जाता है चलता चलता। हो चलो, केस नंबर 3, issued at discount, issued at discount, redeemed at par। अब देखो अभी भी redeemed at par है, यानी 100 वाला डिवेंचर इशू तो हुआ 90 में, issued at discount तो इशू तो हुआ सस्ते में, लेकिन वापस करूंगा, रिडीम करूंगा पूरे 100, क्योंकि redeemed at par वापस पूरे 100 करने। अब दिमाग दौड़ा लो एक बार, 100 वाला डिवेंचर 90 में इशू हुआ है, बस इसकी एंट्री करनी है। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हमको कितना रिसीव होगा ना लायको? सर रिसीव 90 होगा। अब अगला एंट्री क्या करोगे? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, discount on issue of debenture debit, discount on issue of debenture debit to debentures। 90 10 का डिस्काउंट, डिवेंचर में तो हमेशा पूरा अमाउंट आता है, जितने भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स है मल्टीप्लाई कर देना। तो फिर से वही बात है कि सर एंट्री तो सेम ही है, नया तो कुछ है नहीं इसमें भी। मैंने क्या बोला? जब तक रिडीम्ड एट पार है कुछ नया नहीं है, सेम। तो 3 एंट्री करी, 3 एंट्री किस किस चीज की करी? इशूड एट पार की, इशूड एट प्रीमियम की, इशूड एट डिस्काउंट की। सबसे पहला केस तो सबसे पहला टॉपिक ही ये पढ़ा था, बस उसमें तोड़ तोड़ के पैसा लिया था, इसमें एक साथ ले रहा हूं, इतना ही तो फर्क है। अब जो अगले 3 केसेस है ना बेटा, वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब जो अगले 3 केस होंगे ना, वो इंपॉर्टेंट होंगे। देखो यहां पे था इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। अब केस बदलेगा। अब केस क्या बदलेगा? केस 4 लिखेंगे, इशू तो पार पे ही है लेकिन रिडीम्ड एट प्रीमियम है, रिडीम प्रीमियम पे होगा। इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम, यानी 100 वाला डिवेंचर इशू तो है 100 में, लेकिन कंपनी को क्योंकि बहुत पैसे की जरूरत थी तो कंपनी ने प्रॉमिस किया कि हम तुमको 120 वापस करेंगे, आप प्लीज एक बार डिवेंचर के हमें 100 रुपए दे दो, वापस हम 120 कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे बताओ पहले नॉर्मल इशू की क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फुल फॉर्म्स लिखना एग्जाम में, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर। देखो नॉर्मल एंट्री तो ये बनती है कि 100 के 100 रुपए हमें रिसीव हुए, 100 रुपए हमें रिसीव हो गए, 100 रुपए का हमने लोन दिखा दिया। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या सिर्फ 100 का लोन है या 20 रुपए एक्स्ट्रा भी देने हैं? हाँ सर 20 रुपए तो एक्स्ट्रा भी देने हैं, तो ये तो मेरी एक लाइबिलिटी और एडिशनल लाइबिलिटी है। तो जितना भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है ना बेटा, जितना भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो एक एडिशनल लाइबिलिटी है तुम्हारी। तो उस एडिशनल लाइबिलिटी को अलग से क्रेडिट करो, उसको अलग से क्रेडिट करो। यहां पे लिखो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितने रुपए? 20 रुपए। जितना भी एडिशनल लाइबिलिटी है उसको क्रेडिट करो और यही 20 रुपए आप ऊपर डेबिट कर दो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितने रुपए? 20 रुपए। यही आप ऊपर डेबिट कर दो 20 रुपए। एज सिंपल एज दैट। जितना क्रेडिट करना है एडिशनल उतना ही डेबिट कर देना है कि भाई इतना ही लॉस भी होगा, मुझे डिबेंचर इशू करके घाटा भी होगा, बस ऐसे दिखाना है। डबल एंट्री सिस्टम है ना, जितनी तुम्हारी एडिशनल लाइबिलिटी है उतना ही तुम्हारा लॉस भी होगा। तो एक क्रेडिट और एक डेबिट, बाकी एंट्री सेम है। देखो जरा, अगर आप इधर देखो तो इधर भी एंट्री यही थी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर, 100 100 100 100। यहां भी यही है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर, 100 100 100 100। एडिशनल क्या है? रिडीम प्रीमियम पे हुआ। जब भी प्रीमियम पे रिडीम होगा तो वो प्रीमियम तुमको अलग से दिखाना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम से। और ये ध्यान रखना, जितना क्रेडिट उतना ही डेबिट, प्रीमियम क्रेडिट तो लॉस डेबिट। खत्म, केस नंबर 4 समाप्त। अच्छा सर अभी समझे, समझ गए ना? अब देखो केस 5। केस 5 इशू भी प्रीमियम पे करेंगे और रिडीम भी प्रीमियम पे करेंगे। अरे भाई ये क्या बवाल चीज है, मस्त केस। इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड आल्सो एट प्रीमियम। कंपनी ने बोला 100 का डिवेंचर है, लेंगे तुमसे 110। 100 का डिवेंचर है, कितने लेंगे तुमसे? 110। बट रिडीम कितना करेंगे? वापस देंगे 120। तो डिवेंचर तो 100 का है, ब्याज तो 100 पे ही मिलेगा। आपसे लिए 110, वापस करेंगे 120। अब कुछ बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि सर क्या ये वाला प्रीमियम और ये वाला प्रीमियम सेम है? बिल्कुल भी इस कंफ्यूजन में मत रहना, दोनों अलग अलग हैं। ये प्रीमियम कंपनी ने लिया है, कंपनी का फायदा है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। ये प्रीमियम कंपनी को एक्स्ट्रा चुकाना है, ये कंपनी की लाइबिलिटी है, ये कंपनी की लाइबिलिटीज में जाएगा। तो एक रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है, एक कंपनी की अदर लाइबिलिटीज का पार्ट है। समझे? हाँ सर। एंट्री कैसे करेंगे? एंट्री ऐसे करेंगे, फिलहाल 100 का डिबेंचर 110 में इशू हुआ है, इसकी एंट्री करो आप नॉर्मल। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो आपको मिलेंगे तो 110, 100 का डिबेंचर 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे। नॉर्मल एंट्री तो यही बनती है कि अगर 100 वाला 110 में इशू हुआ। लेकिन वापस कितना करना है? सर वापस तो 120 करना है, ये 20 रुपए की एडिशनल लाइबिलिटी भी तो है। तो जो 20 की एडिशनल लाइबिलिटी है उसके लिए यहां पे क्रेडिट करो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। देख रहे हो दोनों डिवेंचर का जो प्रीमियम है अलग अलग है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, 20 रुपए। और जितना ये क्रेडिट होता है उतना ही ऊपर डेबिट होता है लॉस के नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। कितना? 20 रुपए। तो देखो इधर भी 130 हो गया, इधर भी 130 हो गया।
समझ में आई बात? देखो यहां भी एंट्री सेम ही थी, ये देखो, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि इशू तो प्रीमियम पे ही हुआ था। बस जब रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहा है ना, तो दो लाइन एक्स्ट्रा जुड़ रही हैं, एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और एक लॉस ऑन इशू। ये है बच्चों मेन चीज, ये बच्चों मेन चीज है, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। परफेक्ट सर। अब आ जाओ आखिरी केस। यहां तक बच्चों सब समझ में आ रहा है ना? बढ़िया। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें मैं बड़े आराम आराम से समझा रहा हूं, समझते चलो। एक क्लास में सारे सवाल लगा के डिवेंचर तुम्हारा रैप्ड अप है, कुछ है नहीं इसके अंदर, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये। बस तुम्हें समझना है मेरे साथ साथ और प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा नंबर, समझे? तो कल क्वेश्चन इसके और लगा के खत्म हो जाएगा तुम्हारा इशू ऑफ डिवेंचर्स। ओके चलो भाई आगे चलते हैं, हेडिंग डालते हैं फटाफट से। केस नंबर 6, केस नंबर 6, इशूड एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट प्रीमियम। इशू करा डिस्काउंट पे, रिडीम होगा प्रीमियम पे। सर इसका क्या मतलब हुआ? मतलब 100 रुपए के लिए तो 90, इस कंपनी की हालत ज्यादा ही खराब है। 100 के लिए तो 90, 10 रुपए का यहाँ डिस्काउंट दिया और बोला वापस भी 120 करेंगे, डबल नुकसान है यहाँ पे। 10 की यहाँ छूट दी पहले जिससे डिवेंचर जिसको बेचा है, 20 यहाँ फालतू भी देंगे, तो ये है डबल डिस्काउंट, ये है डबल नुकसान, घाटा, बहुत तगड़ा घाटा। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिवेंचर। यही तो बनता है भाई, 90 रुपए आएंगे, 90, 10 का डिस्काउंट, 100 रुपए, ये आ गया। अब मुझे जो वापस करने हैं वो 120 वापस करने हैं भाई, लिए तो 90 थे, वापस करने हैं 120, तो जो 20 रुपए फालतू है उसके लिए क्या लिखता हूं? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20 रुपए, और जितना नीचे क्रेडिट उतना ही ऊपर डेबिट। यहां पे डेबिट करूंगा लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट 20 रुपए। ठीक है या नहीं है? जितना नीचे क्रेडिट उतना ऊपर डेबिट, ये 120, ये भी 120। अब बच्चों कई बार ना एग्जामिनेशन में ये होता है कि भाई ये डिस्काउंट देखो, यहाँ पे 100 के 90 लिए तो 10 का डिस्काउंट दिया, ये भी घाटा, 100 के 120 वापस देने हैं, 20 रुपए फालतू, ये भी घाटा, तो अल्टीमेटली 30 का घाटा है ना। तो अगर आप चाहो तो इन दोनों को, वैसे आप अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो पहले, लेकिन अगर आप चाहो तो इन दोनों को कंबाइंड भी लिख सकते हो, जो कि एक बेटर प्रैक्टिस है। किस नाम से? डायरेक्टली लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट कर दो पूरे 30 रुपए, 20 का ये, 10 का ये लॉस, टोटल तो 30 का लॉस है ना। तो एक ही बार एंट्री करो ना, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 90, लॉस डेबिट 30 टू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इसके अंदर दोनों चीजें आ गई, इसके अंदर डिस्काउंट भी आ गया 10 रुपए का, और इसके अंदर लॉस ऑन इशू भी आ गया 20 रुपए का। ये है बच्चों खास बात। ये केस भी बहुत खास है। तुम्हारे एग्जाम में जो आखिरी के 2 केस कराए ना मैंने, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको बहुत अच्छे से करना। क्लियर हुआ क्या बेटा? ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 6 के 6 केस बड़े ध्यान से देखना। केस नंबर 1, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, सिंपल इशू की एंट्री करनी है। जब तक रिडीम्ड एट पार है ना, कोई गम ही नहीं है। जब तक रिडीम्ड एट पार है कोई टेंशन नहीं है, सिंपल प्रीमियम की एंट्री करो। जब तक रिडीम्ड एट पार है कोई टेंशन नहीं है, सिंपल डिस्काउंट की एंट्री करो। प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? प्रॉब्लम भी नहीं है, बस अवेयर होना है आपको। रिडीम्ड एट प्रीमियम, बस जब एडिशन पे रिडीम होने लगा ना, तो ये एक्स्ट्रा पैसा जो आपको लेना है, उतना ही क्रेडिट उतना ही डेबिट, बाकी एंट्रियां सेम है।
प्रीमियम प्रीमियम, इशू भी प्रीमियम पे, रिडीम भी प्रीमियम पे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अलग होता है, प्रीमियम और रिडेम्पशन अलग होता है, और उतना ही लॉस। डिस्काउंट एंड प्रीमियम, परफेक्ट बच्चों, ठीक है। सर कितने टॉपिक हो गए, देखो पूरा चैप्टर तुम्हारा इस टॉपिक वाले गोले के हेरफेर में घूम रहा है। ये टॉपिक एक इधर कराया, ऊपर कराया, एक इधर कराया, ये भी हो गया। सर अब हमारा क्या बचा, अब तो कुछ भी नहीं, बहुत आसान, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का टॉपिक बचा, समाप्त, चैप्टर तुम्हारा खत्म है। यहाँ हेडिंग डालते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। अब बच्चों मैंने तुम्हें एक बात बताई, अभी तुमने एक बात सीखी कि 100 रुपये फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर है। ये इशू 3 तरीके से हो सकता है, 100 वाला 100 में, 100 वाला 90 में, 100 वाला 120 में। यानी इट कैन बी इशूड एट पार, इट कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, इट कैन बी इशूड एट प्रीमियम, किसी भी तरीके से इशू हो सकता है। और रिडीम 2 तरीके से हो सकता है, या तो 100 वाला 100 में रिडीम होगा, या 100 वाला ज़्यादा में रिडीम होगा। तो रिडीम एट पार भी हो सकता है, रिडीम एट प्रीमियम भी हो सकता है। सवाल मेरा ये है कि सर ब्याज किस पे दूंगा, इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे दूंगा, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, या इस पे, इंटरेस्ट किस पे दिया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो पैसे का लेन देन है, कितना आएगा कितना जाएगा, कितना आएगा कितना जाएगा। इंटरेस्ट हमेशा इस पे दिया जाता है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्ट हमेशा किस पे दिया जाएगा बच्चों, फेस वैल्यू, डिवेंचर कितने वाला है उस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, पहली बात ध्यान रखना, ठीक है। नंबर 2, इंटरेस्ट इज यूजुअली पेड हाफ ईयरली। जो इंटरेस्ट होता है ना बच्चों डिवेंचर पे, ये वो यूजुअली हाफ ईयरली पे किया जाता है, यानी साल में 2 बार पे किया जाता है। अब जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे, बट नॉर्मली ऐसी प्रैक्टिस है कि साल में 2 बार, हर 6 महीने में कंपनी ब्याज देती है। ओके सर, इंटरेस्ट की एंट्री क्या बनेगी, एंट्रीज बहुत आसान बेटा। इंटरेस्ट एक नॉर्मल खर्चा है, कोई भी खर्चा करती है कंपनी डेबिट करती है, तो इंटरेस्ट भी डेबिट होगा। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ये पहले ड्यू करा, इसकी नरेशन हो जाएगी इंटरेस्ट ड्यू, फिर पे करो डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। सिंपल, अल्टीमेटली डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर होल्डर कट जाएगा, एंट्री तो इंटरेस्ट टू बैंक की बन रही है, लेकिन अकाउंटिंग में हमेशा हम पहले ड्यू करते हैं चीजें, फिर पे करते हैं। तो पहले ड्यू डेट पे ड्यू होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और जब पे होगा तो डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, ये पे किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आखिरी चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है बेटा, कोई भी खर्चा हो, एनी एक्सपेंस, कोई सैलरी, कोई इंटरेस्ट, कोई वेजेस, कुछ भी हो, आप क्या करते हो हर खर्चे को साल के लास्ट में, P&L में ले जाके क्लोज कर देते हो ना, कोई भी खर्चा हो लास्ट में आके क्लोज कर देते हो। तो यहां पे भी आपको वही करना है, इंटरेस्ट इज रिटन ऑफ इन द सेम ईयर। जितना भी आपने इंटरेस्ट पे करा है ना, उसको आप सेम ईयर में राइट ऑफ कर दोगे। राइट ऑफ करने के लिए क्या करोगे, P&L में डाल दोगे, P&L के डेबिट साइड में। अब P&L को P&L नहीं बोलती कंपनी, कंपनी बोलती है स्टेटमेंट ऑफ P&L।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन बेटा बोले या ना बोले, आपको साल के लास्ट में इंटरेस्ट को राइट ऑफ कर देना है। राइट ऑफ करने का मतलब है कि हम इस साल अपने खर्चों में लिख के इसको खत्म कर देंगे। ये आपकी बैलेंस शीट में जाने वाली चीज नहीं है। ये आपने पे करा, P&L के डेबिट में लिखा, खत्म। ये एक नॉमिनल अकाउंट है बेटा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट, ये एंट्री भी ध्यान रखनी है। तो इंटरेस्ट के क्या क्या बातें हैं? इंटरेस्ट हमेशा दिया जाएगा कौन सी वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे। नॉर्मली हाफ ईयरली दिया जाता है। एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, जब पे करेंगे तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक। और लास्ट में इंटरेस्ट को आपको राइट ऑफ कर देना है P&L के डेबिट में लिख के। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक हो गया? परफेक्ट सर। सर क्या कोई और टॉपिक है क्या? आखिरी टॉपिक, हेडिंग डालेंगे राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बेटा अभी तुमने सीखा कि इंटरेस्ट हो या कोई भी खर्चा हो, उसको हम साल के लास्ट में राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब P&L में डाल देते हैं। तो भाई डिस्काउंट भी तो एक नुकसान ही है, ये लॉस भी तो एक नुकसान ही है, तो उसको भी तो राइट ऑफ करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ सर करना तो चाहिए। तो उसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करना है बेटा? इसको राइट ऑफ करने के लिए ना आप पहले प्रीमियम यूज कर सकते हो। यानी ये जो घाटा हुआ आपको हुआ है, ये आप सिक्योरिटी प्रीमियम से भी राइट ऑफ कर सकते हो। देखो शेयर आपने इशू करे या डिवेंचर आपने इशू करे, डिवेंचर चल रहा है, डिवेंचर आपने इशू करे और प्रीमियम पे इशू करे, तो डिवेंचर्स पे कुछ प्रीमियम आया है ना, आपके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रीमियम है। आपने 2 महीने बाद फिर कुछ डिवेंचर इशू करे, लेकिन इस बार डिस्काउंट पे इशू करे, तो वहां आपका कुछ घाटा हो गया। तो सपोज तुम्हारा 100 रुपए का फायदा हुआ, 120 का घाटा हो गया। दोनों ही फायदा और घाटा डिवेंचर पे ही हो रहा है या नहीं हो रहा है? 100 का फायदा सिक्योरिटी प्रीमियम जो लिया और 120 का घाटा जो डिस्काउंट दिया। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे नेट कितना घाटा हुआ? नेट तो 20 का ही घाटा हुआ ना, क्योंकि 100 प्रीमियम मिल गया था, वापिस 120 करना है, तो अल्टीमेटली 20 रुपए का ही तो नेट घाटा है। तो P&L में वो 20 ही जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम से 100 कट जाएगा। तो अगर कोई डिस्काउंट है या लॉस है, वो एक नुकसान है डिवेंचर पे, उस नुकसान को पहले किससे काटा जाएगा? अगर आपके पास प्रीमियम है तो आप पहले क्या करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट इफ अवेलेबल। अगर है तो, भाई हमेशा तो नहीं है ना कि कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, तो अगर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, नहीं है तो बस स्टेटमेंट ऑफ P&L में डाल दो। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, इस तरीके से एंट्री करते हैं कि ये जो डिस्काउंट या लॉस होता है, इसको आप पहले प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो, प्रीमियम नहीं है तो फिर P&L में डाल दो। सही हुआ क्या? इसके भी 3 केस बन सकते हैं बेटा। सर कैसे 3 केस बन सकते हैं? देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि जो लॉस है वो 1 लाख रुपए का है। लॉस कितने का है? 1 लाख रुपए का, 1 लाख का लॉस है। सबसे पहला केस, नो सिक्योरिटी प्रीमियम। आपके पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो पूरा P&L में डालो। तो आप एंट्री करोगे स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सिंपल, पूरा 1 लाख रुपए यहां डाल देना, पूरा 1 लाख रुपए यहां लिख देना। ठीक है, अब सपोज तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है 60,000 रुपए का। तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है 60,000 रुपए का, लॉस 1 लाख का है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया भाई, ये लॉस जो हुआ वो डिवेंचर पे हुआ और डिवेंचर पे 60 का फायदा हुआ, तो पहले तो 60 या 60 कट जाएगा, नेट लॉस तो 40 ही बचेगा, वो जाएगा P&L में। तो एंट्री क्या होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 60
स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट 40, 2 लॉस या फिर डिस्काउंट जो भी है ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1 लाख, ऐसा समझे? ओके। और सर अगर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो पूरा 1 लाख हो, अगर सर सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख रुपए का ही हो मेरे पास और 1 लाख का ही लॉस है, फिर क्या पी एंड एल की जरूरत पड़ेगी? जरूरत ही नहीं है, तो पी एंड एल की जरूरत ही नहीं है। सिंपल एंट्री करो, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1 लाख, 1 लाख खत्म, पी एंड एल की जरूरत ही नहीं है। और सर अगर प्रीमियम मेरा ज़्यादा हो, सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास इससे भी ज़्यादा हो, 1,50,000 हो और लॉस मेरा 1 लाख का ही हुआ है, तब भी बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा 1 लाख रुपए से, क्योंकि लॉस तो 1 लाख का ही हुआ है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1 लाख। सर जो इसके अंदर 50,000 बचा रह गया, भाई लाख में से 50 में से 1 लाख तो यहाँ यूज हो गया। अब जो 50,000 बच गया, जो 50,000 बचा हुआ है वो बैलेंस शीट में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से बचा रहेगा, इसकी एंट्री पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। तो आपको सिंपल ये देखना है कि आप लॉस को कितना प्रीमियम में से राइट ऑफ कर सकते हो। अगर कोई प्रीमियम है ही नहीं, सारा पी एंड एल में डाल दो। प्रीमियम है तो जितना प्रीमियम है उतना राइट ऑफ करने की कोशिश करो। कभी कभार हो सकता है सारा राइट ऑफ हो जाए और कभी कभार हो सकता है कि प्रीमियम बचा भी रह जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट ऑफ आपको ऐसे ही करना है। ये है बच्चों तुम्हारा पूरा चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर्स का, और कुछ नहीं है इसके अंदर, खत्म, यही है और कुछ नहीं है बेटा। तो पूरा इशू ऑफ डिवेंचर्स अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी थी, देखो 5 टॉपिक मेन लिखे थे। इशू ऑफ डिवेंचर टू पब्लिक, पहले वो कराया आपको, मजा आ गया, 1 शॉट में ही पूरा चैप्टर तुम्हें सिखा दिया। अब तुमने ये वीडियो का फायदा उठाना है, किताब खोल के बैठो अपने सामने, इस वीडियो का एक एक टॉपिक देखते चलो। अब सवाल और करा दूंगा ना कल, मजा आ जाएगा तुम्हें। आ जा यार, खुल जा यार। देखो इशू ऑफ डिवेंचर टू पब्लिक बेटा ये कराया कि डिवेंचर पार पे इशू सकते हैं, प्रीमियम पे हो सकते हैं, डिस्काउंट पे हो सकते हैं। उसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर, वेंडर वाला टॉपिक हमने ये देखा कि या तो आप एसेट खरीद सकते हो या रनिंग बिजनेस खरीद सकते हो, उसके बदले में डिवेंचर देने हैं। वो डिवेंचर पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे हो सकते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर जरूर निकालें। फिर हमने पढ़ा इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी में 2 एंट्री मेन, बैंक टू बैंक लोन, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट में कैसे शो होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। इसके 6 केसेस, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल एंट्रीज। लेकिन जब भी रिडीम्ड एट प्रीमियम होगा, जब भी रिडीम्ड एट प्रीमियम होगा, इसके अंदर 3 केसेस में उतना ही प्रीमियम क्रेडिट, उतना ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, ठीक है। और आखिरी क्या था? आखिरी है मेरी जान, ये तो हो गया हमारा, ये आखिरी है ये राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट। पहले इंटरेस्ट भी तो कराया मैंने आपको, इंटरेस्ट की एंट्री कहाँ लिखी मैंने, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमेशा किस पे दिया जाएगा? फेस वैल्यू पे, और यूजुअली साल में 2 बार दिया जाता है। एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। इंटरेस्ट को भी आपको साल के लास्ट में पी&एल में डाल देना है। ये गलती मत करके आना कि यहाँ पे आप इंटरेस्ट को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दो, नहीं, वो डिस्काउंट और लॉस के लिए है, ठीक है। इंटरेस्ट को आप सीधा पी&एल में डालो। डिस्काउंट या लॉस के लिए अगर प्रीमियम अवेलेबल है तो प्रीमियम यूज करो, बाकी पी&एल में डालो। परफेक्ट सर, पूरा चैप्टर नालायको हमने डिवेंचर का समझा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इसके बाद बस सवाल लगाएंगे, रैप हो जाएगा तुम्हारा डिवेंचर, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। मुझे फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, बढ़िया मस्त समझ में आया या नहीं आया, और कोई दिक्कत है तो बताना। वैसे तो कल क्वेश्चन कराऊंगा तो डाउट बचेगा ही, आज अगर कोई होगा भी तो क्वेश्चन के बाद क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी मेरा प्रयास है अपनी एंड से अच्छे अच्छा कराऊं।
कुछ कमी रह जाएगी तो उसको ठीक करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।